हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स भी लीगल चैनल में। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। जब भी हम सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करते हैं या टाइटल के लिए सूट फाइल करते हैं और अपनी म्यूटेशन का जो एक डॉक्यूमेंट है उसको यूज़ करते हैं, तो बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट से बहुत क्लियरली बोल दिया गया है कि म्यूटेशन को एज ए टाइटल डॉक्यूमेंट आप यूज़ नहीं कर सकते। तो म्यूटेशन डज नॉट गिव टाइटल बेसिकली। तो आज इसी कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या रीजनिंग है इसके पीछे में, क्यों म्यूटेशन को ऐसे टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है, क्यों म्यूटेशन टाइटल नहीं देता है, और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एज ए टाइटल के लिए आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका कोई सिविल सूट चल रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट के वो सारे जजमेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो से स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं ज़रूर बोलना चाहूँ कि अगर कोई भी लॉयर्स हैं ये लॉ स्टूडेंट्स है और उन्हें कोई भी तरह का लीगल फॉर्मेट से कुछ भी चाहिए होता है वो हमारी वेबसाइट फिनिक्स भी लीगल से जाके ले सकती है। हम टोटली अपडेटेड है, BNS और BNSS के भी सारे फॉर्म्स और पेटिशंस हमारे यहाँ पे अपलोडेड ऑलरेडी हो चुका है। साथ ही साथ में अगर किसी को लीगल एडवाइस चाहिए या अपने केस में कोई सेकेंड ओपिनियन चाहिए तो वो मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डिफरेंस, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि म्यूटेशन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको आपका टाइटल क्रिएट करता है और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो टाइटल नहीं क्रिएट करता है। वीडियो के शुरू में ही मैंने बोल दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे जजमेंट है जिसमें बहुत क्लियरली बोलते हैं जस्ट बिकॉज आपके नाम से म्यूटेशन हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टाइटल मिल गया है। तो फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर हो गया है, फॉर एग्जांपल सेल डीड हो गया है, गिफ्ट डीड हो गया है ना, जहाँ पे टाइटल ट्रांसफर हुआ है प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत में और रजिस्टर्ड हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स को आप हमेशा कोर्ट में यूज़ कर सकते हो फॉर क्लेमिंग योर टाइटल, राइट, फॉर क्लेमिंग योर पोजेशन कि हाँ मेरे पास टाइटल, ये टाइटल डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं। आपने अगर कोर्ट पर ये बोला कि नहीं मेरे नाम से तो म्यूटेशन हो गया है तो ये ज़मीन पे मेरा हक है, नहीं, यहीं पे डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है। आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ में कोर्ट पे जाकर बोल सकते हो कि मेरे नाम पे ये रजिस्टर्ड हुआ है, गिफ्ट डीड मेरे नाम पे हुआ है, सेल डीड मेरे नाम पे हो गया है, तो इस प्रॉपर्टी पे मेरा हक है, मेरा टाइटल हो गया है, इसका पोजीशन मुझे मिलना चाहिए, तो वो एज ए टाइटल डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। मतलब अगर हम एक तराजू पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को रखें और म्यूटेशन को रखें तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का जो पलड़ा जो होता है वो भारी रहता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन निकल के आ जाता है म्यूटेशन क्यों नहीं एज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल यूज़ किया जाता है। इसके पीछे में लीगल रीजनिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जानने की जरूरत होती है कि रजिस्ट्रेशन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो म्यूटेशन का ही आता है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, बाई इनहेरिटेंस आपका म्यूटेशन आ गया है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की हम बात करें तो म्यूटेशन शुड नॉट बी टेकन एज ए, मतलब ना ही वो टाइटल क्रिएट करता है ना ही उसे टाइटल खत्म होती है। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट, जो लैंडमार्क जजमेंट है जहाँ पे ये बात निकल कर आई थी कि म्यूटेशन को आप एज ए टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं यूज़ कर सकते थे, वो केस था आपका स्वर्णी वर्सेस इंदर कौर 1996 का। ये वो जजमेंट है जहाँ पे कोर्ट ने क्लियर पे, बहुत छोटा सा जजमेंट है, बहुत बड़ा जजमेंट है भी नहीं है, लेकिन इस जजमेंट में कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि जो डिफ्रेंशिएट किया कि एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को ना मानते हुए सिर्फ एक म्यूटेशन को अगर आप मान रहे हो तो ये गलती है, क्योंकि म्यूटेशन से ज़्यादा पलड़ा जो भारी रहता है वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का रहता है। म्यूटेशन क्या है? ये खाली एक रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है, ये दिखाने के लिए कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ही इसमें हुई है। ये कहीं ये नहीं बता रहा है कि ये टाइटल क्रिएट कर रहा है। ये जो इम्पोर्टेंट जो आया था ये आया था आपका स्वर्णी वर्सेस इंदर कौर 1996 के जजमेंट में। इसके बाद बहुत सारे ऐसे जजमेंट आए जिसने इस जजमेंट को अपहेल्ड किया, रिसेंटली भी आया हुआ है। तो जो बाकी के जो जजमेंट है जो इस चीज़ को लेकर बोलते हैं वो है बलवंत सिंह एंड अदर्स वर्सेस दौलत सिंह, ये आपका 1997 में आया था। उसके बाद में आया कि नरसम्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक अदर्स, ये 2009 में आया था। उसके बाद में आया है आपका भीमा भाई महादेव काम्बेकर वर्सेस आर्थर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी, ये 2019 में आया, जिसमें सेम बात बोली गई थी कि म्यूटेशन को आप एज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं यूज़ कर सकते।
देखिए जब हम सारे जजमेंट्स को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जब जजमेंट्स को सब देखते हैं, तो ये बहुत क्लियर निकल के आ जाता है कि जो म्यूटेशन जो क्रिएट करता है वो खाली आपका एक रेवेन्यू पर्पस के लिए, उसका खाली फिजिकल पर्पस है, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन करना ही उसका पर्पस है। वो कहीं से भी ना ही वो टाइटल क्रिएट करता है, ना ही वो टाइटल ना क्रिएट ना करने के लिए कोई अपना ओपिनियन देता है उसमें। यही बात बहुत सारे जजमेंट्स पे कही गई थी। लेकिन अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है म्यूटेशन को, जबकि जब भी हम रजिस्टर करें कोई भी डॉक्यूमेंट को, रजिस्टर करने के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको म्यूटेशन कराना इज कंपलसरी, राइट, यू हैव टू डू दैट। तो जब अगर वो म्यूटेशन कंपलसरी करा गया है कि आपको करना ही करना है, लेकिन साथ में अगर ये बोला जाता है कि उससे कोई टाइटल नहीं क्रिएट करता, दैट डजंट मेक एनी सेंस। देन एक कंफ्यूजन का स्टेज आ जाता है कि क्यों, व्हाई इट इज नॉट, व्हाई द डॉक्यूमेंट ऑफ म्यूटेशन, जो म्यूटेशन का जो डॉक्यूमेंट है उसको ऐसे क्यों नहीं बोला जा रहा है कि वो टाइटल क्रिएट कर रहा है। तो चलिए इसी चीज को अभी हम समझते हैं अपने इसमें कि क्यों नहीं कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट इज बिकॉज क्रिएट कर रहा होता है। देखिए यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत होती है। म्यूटेशन क्या है? बेसिकली म्यूटेशन जो होता है वो एक जो प्रोसेस जो होता है किसका होता है, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है, एक रेवेन्यू डिवीजन का होता है, एक लोकल गवर्नमेंट का होता है। म्यूटेशन करता कौन है, हेड कौन होता है म्यूटेशन करने का, एक तहसीलदार करता है वो। क्या तहसीलदार के पास में राइट्स पावर है कि वो टाइटल डिक्लेयर करे? द आंसर इज नो। वो पावर किसके पास में, वो पावर सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट के पास में होती है। तहसीलदार के पास में टाइटल डिक्लेयर करने का ये नहीं रहता है, ठीक है। जहाँ पे भी टाइटल डिस्प्यूटेड हो जाती है, जहाँ पे, क्योंकि देखिए वहाँ पे तहसीलदार ने बोल दिया है कि ठीक है ये इनहेरिटेंस आ गया, इनहेरिटेंस के बाद में ये 4 लोगों का नाम मैं चढ़ा देता हूँ। 5वां एक ऐसा बंदा है जो उस वक्त वहाँ पे था नहीं, वो विदेश में था। जब वो वापस आया तब उसको रियलाइज़ होता है कि 4 लोगों का नाम ही चढ़ा है, मेरा नाम तो चढ़ा नहीं है। अब वो 4 लोग बोले नहीं तुम्हारा तो इसमें कोई राइट नहीं है, तुम इनके स्टेप बेटे हो, तुम्हारा कैसा चढ़ेगा, राइट। अब इस चीज़ को लेकर बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, गवाही की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि तहसीलदार के कोर्ट में गवाहियाँ नहीं हो सकती, बिकॉज तहसीलदार के कोर्ट को भी कहीं ना कहीं वो सीपीसी को फॉलो कर सकते हैं। सीपीसी फॉलो करना कंपलसरी नहीं होता है, सीपीसी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे डिटर्मिनेशन की बात हो जाती है, जहाँ पे प्रॉपर एविडेंस लीड करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन को करती है, ये अथॉरिटी और ये पावर जो होता है ये अपने सिविल कोर्ट के पास में होता है। जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, हम सिविल केस में भी ट्रायल बोलते हैं ना, क्योंकि प्रॉपर एविडेंस होता है उसमें, एक तरह से एक इन्वेस्टिगेशन टाइप का जिस होता है, और उसके बाद में कोर्ट एक कंक्लूजन पे आता है कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए। साथ ही में वो जो लॉज है उसको भी देखते हैं। वेर ऐसे अगर हम रेवेन्यू कोर्ट या तहसीलदार की बारे में बात करें, तो तहसीलदार किससे गवर्न होता है, जो आपका लैंड रिफॉर्म, लैंड रेवेन्यू जो रेगुलेशंस होता है, हर एक स्टेट्स के अपने अपने होते हैं। तहसीलदार को उसी तक में सीमित रहना पड़ता है, उसके पास पावर उतने तक में ही होते हैं। वेरस जब हम टाइटल डिटर्मिनेशन की बात हो जाती है, कहीं पर सक्सेशन एक्ट की बात आ जाती है, रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात आ गई है, तो ये जो लॉस जो होता है इसको देखने का काम किसके पास सबसे ज़्यादा रहता है, पावर किसके पास में रहता है, ये अपने सिविल कोर्ट के पास में रहता है। सो देयरफॉर कहीं ना कहीं देखिए ये इस चीज़ का, इस कॉन्सेप्ट को कहीं बहुत क्लियरली कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप रीजनिंग पे अगर आप जाओगे तो आप रियलाइज़ करोगे जो तहसीलदार किसको रिप्रेजेंट करता है, तहसीलदार एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो म्यूटेशन का मेन पर्पस वहाँ पे क्या था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ म्यूटेशन देन? तो म्यूटेशन का मेन पर्पस वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए बनाया गया था। उसका पर्पस कभी भी टाइटल क्रिएट करने के लिए, ओनरशिप क्रिएट करने के लिए बनाया ही नहीं गया था, क्योंकि वो अथॉरिटी अपने तहसीलदार के पास में होती नहीं है। देयर इज़ एनी डिस्प्यूट, आपको कहाँ जाना होगा टाइटल को लेकर, आपको सिविल सूट में जाना पड़ेगा, बिकॉज जो सिविल कोर्ट है उसके पास में इस चीज़ की अथॉरिटी होती है। हैंस जो हमारे जो तहसीलदार जो होते हैं, जो म्यूटेशन जो होता है, वो डॉक्यूमेंट जो होता है, यू कैन नॉट यूज दैट डॉक्यूमेंट एज ए टाइटल, एंड जो जजमेंट में बोला गया। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं, एज ए सेड अर्लियर, हम जो हमारा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जब सिविल सूट पे भी चलता है, हम अगर म्यूटेशन को दिखा रहे हैं तो म्यूटेशन से आप म्यूटेशन का जो आपका पास में डॉक्यूमेंट है उसे ये बताया जैसे कि हाँ ट्रांसफ़र तो हुआ है आपके नाम पे, बट क्या पोसेशन है आपके नाम पे, उसके लिए आपको अलग डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। क्या ये म्यूटेशन से आपका टाइटल क्रिएट होता है, नहीं, उसके लिए भी आपको अलग तरह के एविडेंस लेट करना पड़ता है। तो म्यूटेशन ओनली शोज दैट देयर इज अ ट्रांसफर हैज टेकन प्लेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो टाइटल के लिए
कौन इसका एक्चुअल हकदार है ज़मीन का, किसका एक्चुअल ओनरशिप है, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय हुम, बाय द सिविल कोर्ट. सो देयरफॉर जो म्यूटेशन का जो रहता है कि क्यों उसको एज ए टाइटल हम नहीं यूज़ कर सकते, दिस इज़ द मेन रीजनिंग. सो आई होप यू बस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.